हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, मतलब मैंने किससे क्या पढ़ा है और मेरे को पूरा कितना टाइम लगा अपना एग्ज़ाम क्लियर करने में, मैं कब से प्रिपरेशन कर रही थी, तो ये सब मैं बताने वाली हूँ। तो अगर मैं अपना स्टार्ट करूँ, जो मेरा 8 तक तो नॉर्मल सबका रहता है, मेरा 9th से पूरा इंटर तक जो भी मेरी स्टडी रही है, वो पूरी हिंदी मीडियम से ही रही है। ठीक है, मेरा गवर्नमेंट स्कूल में ही एडमिशन हुआ था, तो मेरा 9 टू 12th पूरा हिंदी मीडियम से ही मैंने पढ़ा है। मैं बिल्कुल भी इंग्लिश के टच में नहीं थी। और इसमें भी मतलब मुझे बहुत मुश्किल हुआ इंग्लिश को, मतलब उसके टच आने में, उसके यूज़ टू होने में बहुत टाइम लगा था। वो कैब मेरा पूरा मतलब हिंदी में ही रहा है। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन में अपना बीएससी किया है। तो मेरा बीएससी जो है वो 2022 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया बैंकिंग का। जैसे सब लोग देखते हैं, जैसे उनका ग्रेजुएशन हो जाता है कि किस में जाना है, क्या करना है, सब देखते हैं किस में जल्दी से जॉब मिल जाए, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियली भी चीज़ें मेरी ठीक नहीं थी, तो मुझे भी जल्दी से जल्दी जॉब लेना था। तो मैंने सब सर्च किया कि एसएससी या फिर बैंकिंग। तो सभी बताते हैं कि बैंकिंग में जल्दी जॉब मिल जाती है, रिज़ल्ट जल्दी आ जाते हैं, आप मतलब एग्ज़ाम्स जल्दी से होते हैं, डेट्स आ जाती हैं पहले से ही। तो और यही कंपेयर करें मैं अगर एसएससी में, तो बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और फिर बैंक में क्या है, आपके 6 एग्ज़ाम्स मेजर तो होते ही होते हैं, ठीक है? एसबीआई के 2, आईबीपीएस के 2 और आरआरबी के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। और एसएससी में आपका मतलब वो रहता है, एक ही एग्ज़ाम होता है, और मतलब शायद सीएचएसएल ये सब होता है। तो मुझे जल्दी स्टेबिलिटी चाहिए थी लाइफ़ में, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जल्दी चाहिए थी, तो इसीलिए फिर मैं भी बैंकिंग की तरफ ही गई। अब मेरे को भी बहुत सारा स्टार्टिंग में सबने बोला था कि नहीं, बैंकिंग में नहीं होगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश का रोल रहता है, ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो और मैं मतलब बिल्कुल इंग्लिश के टच में नहीं थी। मेरा इंटर भी हिंदी मीडियम से हुआ है सब कुछ। तो फिर मैं मतलब मेरी बहुत वीक थी। फिर उसके बाद बोलते थे कि इसमें तो बहुत बड़ा-बड़ा मतलब मेरी एक मतलब क्लासमेट्स वगैरह ही थे, तो वो बोलते थे कि उसमें तो बहुत लंबी-लंबी इंग्लिश बहुत टफ़ आती है, लंबे-लंबे पैराग्राफ्स आते हैं, ये सब आता है। तो फिर मैंने कि नहीं, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के सुनने से मैं अपना वो करूँ, मैं अपना पहले बिना ट्राई किए ना, तो उन्होंने ट्राई किया है, बस वो बोल ही रहे हैं। तो इसलिए नहीं, फिर मैंने कि मैं बैंकिंग ही करूँगी, क्योंकि उसमें जल्दी रिज़ल्ट्स होते हैं, एग्ज़ाम टाइम से होते हैं, डेट्स पता होती हैं, कब प्री होना है, कब मेंस होना है। तो आपका अगर आप करो ना 6 महीने में पूरा प्रोसेस हो जाता है, एक ही एग्ज़ाम का अगर हम बात करें तो। तो फिर इसलिए मैंने बैंकिंग ऑप्ट किया। फिर उसके बाद में स्टार्टिंग में तो देखिए मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब वही वोकैब, मैं इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी, मतलब मैं रोती थी, क्योंकि इंग्लिश जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो बहुत वीक थी मेरी इंग्लिश भी। फिर मैंने धीरे-धीरे पढ़ा, जैसे मैंने सर्च किया, सब लोग करते हैं कि कौन से टीचर बेस्ट हैं, कहाँ से मतलब किस सब्जेक्ट का कौन बेस्ट है, ये करके। तो मैंने मतलब स्टार्टिंग में वही, जैसे मैंने पहले बताया ये प्रीवियस वीडियोज़ में, कि इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट निमिषा मैम, और एक मैंने वो विशाल परिहार सर करके, जो पहले अन अकेडमी पे पढ़ाते थे दोनों टीचर्स, तो उनका ही मैंने पढ़ा था। तो मैंने अन अकेडमी पे ही निमिषा मैम से पढ़ा था। फिर अब तो उन्होंने वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे स्विच हो चुकी हैं, येस ऑफिसर पे। तो मतलब मैंने लेकिन स्टार्टिंग में वहीं से किया था, जो भी किया था। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे, तो पहले मैं मतलब, अब बोलते हैं लोग एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ने से इंग्लिश इम्प्रूव होती है। तो आप भी हो तो सब सुना होगा, सबने बोला है। उनके मतलब स्टार्ट किया कि मेरा एडिटोरियल पढ़ते हैं। भई मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या लिखा है, बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं, मतलब आप सोचो एकदम नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आना, और एकदम इंग्लिश में एडिटोरियल दे दिया, वो भी हिंदू का, तो बहुत टफ होता था। तो मेरे को पढ़ते-पढ़ते लाइक नींद भी आती थी, कि मैं पढ़ रही हूँ, बस ऐसे एकदम एक बिग टास्क जैसा लगता था। इतनी सारी वोकैब्युलरी है, कैसे करना? पढ़ रहे हो तो उसमें नई वोकैब्युलरी आ जा रही है, तो आप मतलब क्या है? ये हर एक लाइन में एक नई वोकैब्युलरी हो रही है, और आपको उसका मीनिंग भी नहीं पता है। तो मतलब बहुत टफ है हिंदू, है ना? स्टार्टिंग वाले फेज़ में बता रही हूँ। तो बहुत मुझे भी दिक्कत है, बहुत फेस करना पड़ा था मुझे भी प्रॉब्लम। फिर नहीं, पर मैंने कि नहीं, धीरे-धीरे करना पड़ेगा। तो मेरी प्रिपरेशन 2022 से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने वहीं से मतलब पहले धीरे-धीरे सिलेबस समझा, चीज़ें देखी, क्या-क्या होती हैं, सब्जेक्ट क्या-क्या होते हैं, उसमें क्या-क्या आता है, सब पूरा लिखा था मैंने। इंग्लिश का सिलेबस, क्वांट में क्या-क्या टॉपिक्स हैं, और रीज़निंग का सारे टॉपिक्स मैंने लिखे थे पहले एक नोटबुक में। फिर उसके बाद में जो-जो टॉपिक्स हैं, और फिर ये तो बताते थे इंग्लिश के लिए, तो मेन यही बताते थे कि आप एडिटोरियल पढ़ो, रीडिंग जितना कर सकते हो उतना करो। फिर तो मैंने अपना पहले मैं एडिटोरियल ही करती थी, ठीक है, बिल्कुल। मतलब मुझे नींद आ रही है फिर भी मैं करती थी, मतलब सुबह मेरा वही रहता था सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ना। बहुत मुश्किल आई मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा। और शायद जो लोग पढ़ते हैं या जो नॉन इंग्लिश से रहते हैं वो समझ सकते हैं कि कितना टफ होता है स्टार्टिंग वाले फेजेस में। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना, सब कुछ करना। पर फिर मैं आ रही हूँ, मतलब लोग बोलते हैं कि आप, मतलब मैंने सबका वीडियोज़ देखा तो बोलते थे कि आपको हिंदू अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप अम नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हो, ये सब पढ़ सकते हो, या पहले कोई वो बोलते हैं, दूसरा जो न्यूज़पेपर आता है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। पर मैंने कहीं नहीं ट्राई किया, मैंने अपना हिंदू पे ही स्टिक रही, और वो भी जो भी निमिषा मैम मतलब उनकी एडिटोरियल क्लास आती थी, वो पढ़ती थीं, फिर मैंने देखा वो किस तरीके से समझ रही हैं, वोकैब पे ध्यान दिया, वोकैब मेरी इतनी इतनी वीक थी, मैंने हर एक वर्ड्स
जभी भी वो मतलब जितने भी बिल के पहले उनकी पहले वोकैब पढ़ाती हैं, तो वोकैब में हर एक दिन का मैं वोकैब लिखती थी। हर एक छोटे से छोटा वर्ड्स जो भी पढ़ाते थे उन्होंने मेंटर मतलब सब लिखती थी उसमें हर एक वर्ड का मैं। तो मेरी मतलब 3-4 रजिस्टर्स पूरे फिल हो रखे हैं वोकैब के, वो मैं आगे मतलब दिखा भी दूँगी। तो मेरी मतलब मैंने बहुत वो किया है इंग्लिश को सही लाने में, ट्रैक पे लाने में। ठीक है, तो धीरे-धीरे ऐसे करके हुआ 1 साल कम से कम मेरा उसमें लगा था। तो पहले मैं इंग्लिश में बहुत मतलब देती थी, फिर किसी ने सजेस्ट मतलब परफेक्शन बैच वो बताती हैं अपने एडिटोरियल में परफेक्शन बैच है ये करके, तो आप उनको उस पढ़ाओ हाई लेवल, तो मैंने वो भी परचेज़ किया था। ठीक है, तो पहले मेरा इंग्लिश का वहाँ से हुआ। तो ये एक होता है ना कि आपको एक सही टीचर मिल जाना स्टार्टिंग में ही, सही ट्रैक मिल जाना वो भी बहुत इनफ होता है। तो मेरा वहीं मतलब मैंने निमिषा मैम को ही पढ़ा है, उन्हीं से समझा है जो भी है उनकी परफेक्शन क्लास देख के उनका एडिटोरियल सेशन देख के वहीं से। ठीक है, तो वो इंग्लिश का है। फिर उसके बाद आता है क्वांट का, क्योंकि मैंने इंटर जो किया है वो पीसीएम से किया है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से। तो उसमें भी यार मैथ्स जो होती है, जो हमने पढ़ रखी है वो एडवांस होती है, और जो इसमें आती है वो एक अलग ही मैथ है। मैं जब देखी थी तो मतलब मैं रोती थी कि क्या है ये भई, कौन-सी मैथ आ गई है, क्या पढ़ना है इसमें, अर्थमेटिक का है, क्या है? एडवांस दे दो जितना है, पर अब पता नहीं वो अलग है, क्योंकि उसमें पूरा आपको सॉल्व करना है, उसके अंदर जाना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो मुझे उसमें बहुत पहले स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी। फिर धीरे-धीरे करके मतलब मैंने बताया भी है प्रीवियस वीडियो में, मैंने क्वांट अपना कैसे अच्छा किया है। तो मैंने क्वांट के लिए भी एक मतलब बताई है स्ट्रैटेजी, तो कि आप स्टार्टिंग में पहले कोई एक चैप्टर एक टीचर का पिक कर सकते हो, उसके जो भी समझ में नहीं आ रहा है उस टीचर पे जाओ और उसका देखो। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको हेल्प बस यही कर सकता है। आप एक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप मॉक्स लो, मॉक्स में जो भी आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, उस टॉपिक को दोबारा जाके देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़, तो आप उसमें आपकी पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर उसके बाद रीज़निंग, तो रीज़निंग में भी मुझे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि रीज़निंग में जो पज़ल्स थी, वो भी भाई मेरे को बिल्कुल नहीं बनती थी। लिटरली नहीं बनती थी। मैं रोती थी कि क्या है, कैसे बना ले रहे हैं, ऊपर-नीचे लिखना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब करोगे तो आपको भी लगेगा, बहुत टाइम लगता था कि मतलब हम लिख नहीं पा रहे हैं, वो तब तक उतने देर में सॉल्व कर दे रहे हैं। हम नोट नहीं कर पा रहे हैं, कंडीशन उतने में बच्चे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ मैं भी सोच रही थी, मैं कि यार लगता है हो ही नहीं पाएगा मुझसे कभी भी। फिर नहीं, मैं एक बार तो मतलब बहुत रोई भी थी कि यार कितना क्या है, क्या पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। पर नहीं, फिर धीरे-धीरे मेरे को नहीं करना है, करना है, करना है, तो पता नहीं कब जा जाके तो धीरे हुआ। अब बोलने में ये बहुत लग रहा है कि धीरे-धीरे, बट जो करता है उसे पता है। लाइक पहले तो प्री के मॉक्स देने में ही बहुत डर लगता था, पर फिर भी देना है, मन नहीं कर रहा पढ़ना है, नहीं मन कर रहा देने का देना है, मन नहीं कर रहा एनालाइज़ करने का देना है। पहले डर भी लगता था कि इंग्लिश का मॉक्स दें या ना दें, कहीं रॉन्ग ज़्यादा ना हो जाए और डिमोटिवेशन ना आ जाए, तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत होती थी। फिर उसके बाद में तो 2022 में मतलब मैंने मतलब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो उसके बाद ही मैंने वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो उसमें मैं शायद मतलब ऐसे ही दिए थे एग्ज़ाम, तब मैंने ज़्यादा फिल भी नहीं किए थे, कुछ-कुछ शायद दे के आई थी आरआरबी वगैरह के। फिर उसके बाद मैंने चीज़ें समझी, देखा पैटर्न वगैरह क्या है। फिर 2023 से मेरी मतलब थोड़ा प्रिपरेशन हुआ था, तब जाके मैंने स्टार्ट की थी 2023 से अच्छे वाली। ठीक है, क्योंकि 2022 तो मेरा मतलब लाइक ऐसे ही थोड़ा बहुत तो इतना सीरियस वे में नहीं गया था। फिर 2023 से मैंने प्रॉपर अपना मतलब एग्ज़ाम देख के पैटर्न वगैरह समझा था। फिर 2023 से मैंने पूरा अपना अच्छे से किया था प्रिपरेशन। फिर उसमें 2023 में ये था कि कुछ-कुछ मार्क्स से मेरा लाइक किसी में 5-6 नंबर रह गए हैं, एसबीआई क्लर्क में भी कुछ 5-6 नंबर से मेरा रहा था, ऐसे-ऐसे करके होने लगा। फिर पता चल गया कि हाँ, ये है। फिर 2024 में जब मैंने दिया, तब मेरे प्री निकलना स्टार्ट हुए थे। मतलब सबसे फर्स्ट मेरा जो निकला था वो आरआरबी पीओ का निकला था प्री। तो मतलब मुझे बहुत शौक हुआ था फर्स्ट प्री जब निकलता है प्री में ही, कि अरे यार हाँ, चल हम कुछ कर पा रहे हैं सही, क्योंकि यार बहुत होता है टफ। ऐसा लगता है हम हर दिन पढ़ रहे हैं, हर दिन अपना दे रहे हैं, कहीं हम जा नहीं रहे हैं, कहीं हम किसी से बात पूरा हम स्टडी में दे रहे हैं, और उसके बाद पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो भी स्टडी कर रहा है, उसके हर मन में एक ना एक पॉइंट पे ये डाउट रहता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर मैं मतलब वो मेरे में भी रहता था। तो 2024 में फिर मेरे प्री निकलना स्टार्ट हुए थे। तो मेरे उस टाइम पे मतलब 4 प्री निकले थे, जैसे कि एक आरआरबी पीओ निकला था, फिर आईबीपीएस क्लर्क निकला था, और एसबीआई क्लर्क निकला था, और आईबीपीएस पीओ निकला था। ठीक है? तो ये मेरे 4 निकले थे, तो मतलब लगा कि हाँ, चल प्री निकल रहे हैं, मतलब निकले हैं। तब से फिर मुझे मैं मेंस भी तब भी पढ़ती थी, मतलब करंट अफेयर, स्पेशली करंट अफेयर में पढ़ती थी तभी से, थोड़ा-थोड़ा। तो उस साल तो मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर 2025 में फिर 2023 में जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे ना, तब मेरा एक ये भी कमी था कि मैं जब लैपटॉप से नहीं मॉक्स वगैरह देती थी, मैं फ़ोन से देती थी। तो ये चीज़ मैंने 2024 में इम्प्रूव की है। नहीं, मुझे जैसा एग्ज़ाम हॉल में जैसा माहौल होता है, मुझे वैसा ही अपने घर पे बना के या मॉक से या माउस को वैसे करके ही देना है। क्योंकि ये चीज़ मैंने वहाँ फेस की थी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे माउस को इधर करने में टाइम मेरा बहुत जा रहा था, तो मैं उसके यूज़ टू नहीं थी। तो 2024 में मैंने इस पे भी काम किया कि मुझे अब लैपटॉप से ही पढ़ना है। तो मेरे इसलिए भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ कि वो एनवायरनमेंट में मैं थोड़ा एंग्शियस नहीं हुई, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी रियल वाला, मतलब रियल एग्ज़ाम में। फिर तो 2024 में मेरे प्री निकलना स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद में 2025
तो उसमें भी अब मुझे मतलब होप थी, मतलब बोलते थे कि हाँ चलो ठीक है, प्री निकल रहे हैं, मेंस पे ध्यान, मतलब मेंस तो मैं 2024 में मैं मेंस का भी पढ़ती थी। ये था कि डेली कुछ ना कुछ मेंस का भी पढ़ना प्री के साथ साथ। तो फिर 2025 में ये था कि चलो ठीक है हो जाएगा। फिर 2025 में मतलब वही मेंस का भी पढ़ती रहती थी, पढ़ती थी। तो प्री अब जब निकलने स्टार्ट हो जाते हैं ना एक बार, तो फिर ये लगता है कि मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो प्री का तो फिर मेरा ये हो गया था कि जस्ट मतलब एग्ज़ाम आ जाता था, उसके उसके लाइक एडमिट कार्ड आता है या फिर उसके 15 दिन पहले, क्योंकि डेट्स तो होती ही हैं, तो उसके 15 दिन पहले मेरे मॉक्स बस लगते थे प्री में। ठीक है, फिर बाकी मैं मेंस का ही करंट अफेयर वगैरह ये सब सब कुछ क्वांट रीजनिंग मेंस का यही सब पजल वगैरह यही सब करती थी। तो ऐसे ऐसे करके इस बार मेरे 3 प्री निकले थे खैर। इस बार मेरा एसबीआई क्लर्क रह गया था लाइक 0.75 से प्री वाला। और इस बार मेरा आईबीपीएस पीओ भी निकला था। आईबीपीएस क्लर्क तो फाइनल हुआ ही है और एक आरआरबी क्लर्क निकला था। आरआरबी पीओ पता नहीं क्यों नहीं निकला, मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से मैंने सही अटेम्प्ट किए थे बट बहुत नेगेटिव चले गए हैं शायद, मतलब इसमें नहीं हुआ था आरआरबी पीओ। तो मेरे 3 निकले थे इसमें। और पता नहीं मेरा एसबीआई पीओ तो पता नहीं क्या है ना, ना 2024 में निकला ना 2025 में निकला एसबीआई पीओ। तो उसमें शायद हो सकता है इंग्लिश की वजह से, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी जो है वो 40 मार्क्स हो गई है और इंग्लिश मेरा थोड़ा नेगेटिव चला जाता है, तो इस वजह से भी हो सकता है। पर पता नहीं। पर मेरा आईबीपीएस पीओ 2024 भी निकला, 2025 भी निकला। आईबीपीएस पीओ के मैंने दो मेंस दिए हैं उसमें भी। तो अब वो है फिलहाल आईबीपीएस क्लर्क तो मेरा हो ही गया। तो यही रहा, ऐसे जर्नी रही लाइक। देखिए, थोड़ा चढ़ना पड़ता है सीढ़ियाँ, ऐसा नहीं है कि आप एकदम वहाँ हो जाओगे। अब मैं अपना भी देखूँ अगर पीछे मुड़ के अपना पास्ट, तो मुझे भी लगता है कि यार मैंने बहुत कैसे कर लिया ये सब। अब मैं दोबारा सोचती हूँ स्टार्ट करना, पर लिटरली यार करना पड़ता है। और एक चीज़ और, हाँ, मेरा मेरा जो करंट अफेयर वाला था ना वो, मतलब मुझे बस एक चीज़, कुछ कुछ चीज़ें मैंने फिर बाद में लाइक 2025 में अपनी चेंज की थी, क्योंकि मैं देखा था 2024 में जब करंट अफेयर पढ़ती थी ना, तो मुझे ना उतना हेल्प नहीं मिला करंट अफेयर से। मेरा ये था कि मेरे 10 नंबर भी 10-12 नंबर मेरे करंट अफेयर में आ जाए। बोलते थे कि करंट अफेयर और इंग्लिश गेम चेंजर होते हैं ठीक है। पर करंट अफेयर इट्स अनप्रेडिक्टेबल यार, क्योंकि उसे बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा क्या आएगा। मेरे को बिल्कुल भी करंट अफेयर से मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं हुई ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। मेरा कोई भी स्कोर कार्ड उठा लो मीन्स का, चाहे वो आईपीएस पीओ का हो, चाहे वो आईपीएस क्लर्क जिसमें मेरा भी हुआ है, उसमें भी जस्ट मेरा 1.25 ही जस्ट ऊपर आया कट ऑफ से। और अगर थोड़ा भी रहता तो मेरा वो भी नहीं क्लियर होता। और जिसके हिसाब से मैंने टाइम दिया ना, वो तो मैंने बहुत सारी लाइक, मेरे हिसाब से मैंने 2024 में काफ़ी मिस्टेक्स भी की थी। एक मेरी मिस्टेक ये थी कि एक मेरी मिस्टेक ये थी कि जब एग्ज़ाम आता था मेंस का, तो मैं पूरा 10 दिन केवल करंट अफेयर ही पढ़ती थी, करंट अफेयर ही रिवीजन करना है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही होती थी, तो मतलब कि अब 10 दिन है तो मैं और सब्जेक्ट्स एकदम छोड़ ही देती थी। बस करंट अफेयर पढ़ती जा रही हूँ 10 दिन तक, पूरा वही, उसी में मेरा टाइम जा रहा है। फिर जब मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, जब मेरा स्कोर कार्ड आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ यार मैं लास्ट टाइम पे भी इसमें सबसे ज़्यादा टाइम दिया और मेरे मार्क्स इसी में सबसे कम है। तो क्या मतलब है? यही चीज़ मैंने इम्प्रूव की 2025 में। मैंने जितना मेरा करंट अफेयर ठीक हो रहा है ठीक है। फिर मैंने ये नहीं है कि मेरा जब प्री निकल रहा है तो उसके बाद मैंने और भी सब्जेक्ट्स के मॉक्स लगाए हैं। लाइक मैंने जब मेरा आईबीपीएस क्लर्क था, जब मेरा आरआरबी क्लर्क था, तो मैंने मतलब आईबीपीएस पीओ था तो मैंने करंट अफेयर पे ध्यान दिया है, पर इतना नहीं दिया कि मैंने और सब्जेक्ट्स को एकदम इग्नोर कर दिया हो। मैंने रीजनिंग के मॉक्स लगाए, क्वांटिटी के मॉक्स लगा दी थी। तो ये मेरे को मैं ना, क्योंकि देखिए सबका कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, कुछ वीक होता है, तो किसी को किसी से बेनिफिट मिलता है। और अगर मैं बताऊँ ना मेरे केस में, मुझे करंट अफेयर से बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिला। जितना मैंने उसमें शायद इनपुट दिया है, ऐसा नहीं है मैंने इनपुट नहीं दिया, मैं डेली का पढ़ती थी। एक वीडियो मैंने आशीष गौतम सर हैं, उनसे पढ़ा है करंट अफेयर। मैं डेली एक मतलब वीडियो उनका पढ़ती थी, पीडीएफ रिवीजन करती थी, मैं उनका परचेज भी किया था। तो मतलब कि मतलब मेरा कहीं वो ना हो, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ या वो वाला, करंट अफेयर भी मेरे को ध्यान साथ में लेनी है। पर मुझे उतना बेनिफिट नहीं हुआ, लाइक वही 6 नंबर, वही किसी में कितने नंबर, तो इतने ही ऐसे-ऐसे चलते रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि और इवन आरआरबी क्लर्क में तो मेरी करंट मतलब कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई। कि चलो आरआरबी क्लर्क तो अलग है, पर आईबीपीएस क्लर्क को सोचती हूँ अगर मेरा थोड़ा भी लाइक इधर-उधर होता तो मेरी सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होती, तो मेरा फाइनल भी क्या ही वो है। तो देखिए सबका ना अलग-अलग, किसी की इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की क्वांट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी का करंट अफेयर में भी मतलब भई अच्छे-अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो सबका ना अलग-अलग है। तो आप एक चीज़, मैंने ये चीज़ समझी है लाइक 2025 में जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे, कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको एकदम आपको ये नहीं करना है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसे छोड़ देते हैं। और ये शायद ज़्यादातर बच्चे करते हैं, क्योंकि ये मैंने भी किया था कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसे मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं दे रही,
मेंस के टाइम पे, है ना? ये तो हो जाएगा, पर नहीं, भई जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाओ कि हाँ, इससे मेरे मार्क्स आने ही आने हैं। और मैं अपना जेन्युइन बताऊँ, जो मेरा आईबीपीएस क्लर्क का अगर हुआ भी है, तो वो केवल और केवल रीज़निंग की वज़ह से हुआ है। मेरा और क्योंकि अगर रीज़निंग मैं बताऊँ मेरे भी क्या-क्या मतलब चीज़ें हुई थी, वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगी कि आईपीएस क्लर्क में जो मेरे साथ हुआ था। लाइक मुझे बिल्कुल होप नहीं थी। मैं एग्ज़ाम हॉल से निकल के रोई थी आईबीपीएस क्लर्क का जब एग्ज़ाम दे के आई थी, ये वाला 2025 हाँ, 2025 जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। मतलब ऐसी बुरी चीज़ हुई थी, मुझे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि मेरा होगा, क्योंकि हुई ऐसी चीज़। तो मैं बताऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ये वाली, ठीक है? पर ये मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, सबके देखिए अलग-अलग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, इवन प्रीलिम्स में भी और इवन मेंस में भी। किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो इंग्लिश में स्कोर कर लेता है, किसी का क्वांट स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्वांट में अच्छा स्कोर करता है। तो आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसको एकदम लेट गो मत करो कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग है तो छोड़ देती हूँ। जो वीक है, उसको जो वीक सब्जेक्ट है, उसको ऐसा लेके चलो कि एटलीस्ट उसमें लाइक मैं 50-60 अच्छा 50-60% तो कर ही लूँ। ऐसा भी नहीं कि मेरी कट ऑफ भी क्लियर ना हो और ऐसा भी नहीं कि एकदम ही मेरे मतलब कि अच्छा है तो ठीक है। पर कोई-कोई सब्जेक्ट्स ऐसा होता है कितना भी टाइम दे लो, इतना मेरा हुआ नहीं है। इंग्लिश में मेरी वीक है तो मतलब प्रीलिम्स में तो चलो फिर भी ठीक है, पर मेंस में मेरे इतने ज़्यादा कोई अच्छे नंबर नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ा है तो अच्छे भी आए हैं लाइक इसमें भी मतलब आई थिंक आईबीपीएस क्लर्क में मेरे मैं स्कोर आई थिंक 16 पॉइंट कुछ रहे हैं, आई थिंक मेंस में शायद 16 पॉइंट ही कुछ रहे थे। तो मतलब इतना रहा है इंग्लिश में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम करना पड़ेगा अपना। तो और भी मैं आगे बताती रहूँगी वीडियोस लाइक मेंस के रिगार्डिंग जो मैंने मिस्टेक्स की थी और भी चीज़ें जो मेरे साथ हुआ भी था ड्यूरिंग माई आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम, ठीक है? तो मैं बताऊँगी ज़रूर। तो आई विश ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपकी और आपको जो भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।